गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच उस समय हुआ था जब अब्बदस्त नेता शेख हसीना ढाका में प्रधानमंत्री थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने हाल में भारत की तारबंदी पर गंभीर आपत्ति जताई है। अंतिम सरकार ने इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को भी तलब किया है। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का मुद्दा सुलझा हुआ माना जाता था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना बाढ़ वाले हिस्सों पर कांटेदार तार लगाने का काम पिछले साल अप्रैल में सीमा सुरक्षा बल ने मौजूदा समझौते के साथ साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की पूर्व सूचना देने के साथ शुरू किया था। दिसंबर तक सब कुछ ठीक ठाक चला जब छात्र आंदोलन के बाद हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर करने वाली बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने बाढ़ लगाने की गतिविधि पर आपत्ति जताई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यूनुस सरकार भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा समझौते को खत्म करने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने का काम अप्रैल में शुरू हुआ था। अगले 3 महीने तो सुचारू रूप से चलता रहा। हालांकि नवंबर से जब से बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार सत्ता में आई है, बाढ़ लगाने का काम बार बार रुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से जून के बीच बांग्लादेश को पूर्व सूचना देकर बाढ़ लगाने का काम जारी रहा। जुलाई से अक्टूबर के बीच मानसून के कारण काम रोक दिया गया था क्योंकि बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए थे। नवंबर में बाढ़ लगाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन पहली बार बीजेपी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस कार्य को झटका लगा। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि बाढ़ लगाने की गतिविधियां दिसंबर 2024 में शुरू की गई थी, जिससे सुनिश्चित हुआ कि बीजेपी को हमारे मौजूदा समझौते के अनुसार पहले से ही सूचित कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि हालांकि अंतिम बांग्लादेश सरकार अब इस समझौते से मुकर रही है और कह रही है कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। सीमा बाढ़ लगाने पर बांग्लादेश की ओर से व्यवधान का सामना करने के बाद एक अन्य बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश की हालिया कार्रवाई इससे पहले से सहमत संयुक्त बाढ़ लगाने की योजना से संबंध पीछे हटने का संकेत मिलता है। भारत बांग्लादेश सीमा बाढ़ लगाने का विवाद रविवार को यूनुस की सरकार ने आरोप लगाया कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर बाढ़ लगाने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बीएसएफ की हालिया गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए तलब किया। बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उद्दीन ने सीमा पर कई स्थानों पर कांटेदार तार की बाढ़ लगाने के कथित अनधिकृत प्रयास पर आपत्ति जताई, जिससे सीमा पर अनावश्यक तनाव और अशांति पैदा हुई है। दूसरी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले के बाद तालिबानी आतंकियों ने भी करारा जवाब देकर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। यही नहीं, तालिबान ने यह भी कह दिया कि वह पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा ड्यूरन लाइन को नहीं मानता है। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर तक पर अपना दावा कर रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर नजर गड़ा दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ तजाकिस्तान के दौरे पर हाल ही में गए थे और वहाँ पर उन्होंने वखान कॉरिडोर को लेकर भी तालिबान के विरोधियों से बातचीत की है। इस बीच वखान कॉरिडोर पर ताज़ा अपडेट यह है कि चीन की खुफिया एजेंसी के सदस्यों ने गत 8 जनवरी को वखान कॉरिडोर का दौरा किया और बताया जा रहा है कि तालिबान को चेतावनी दी है। वखान कॉरिडोर को तालिबानी अफगानिस्तान का सिर मानते हैं। ये 350 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर 4 देशों पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को जोड़ता है। साल 2011 से तालिबान विरोधी गुट अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेड ने खुलासा किया कि चीन के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े 3 अधिकारियों ने 8 जनवरी को वखान कॉरिडोर का दौरा किया। ये चीनी अधिकारी 12 जनवरी तक अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में बने रहे। इन चीनी सैन्य अधिकारियों को तालिबानी सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेड ने कहा कि चीन साफ तौर पर तालिबान को बता दिया कि सीमा पर किसी भी तरह की गतिविधि को बंद करें। चीन को डर सता रहा है कि यहाँ उइगर मुस्लिम अपनी गतिविधि चला रहे हैं, जो उसके सिंजियांग प्रांत के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेड के मुताबिक चीन की चेतावनी के बाद अब तालिबान ने एक आयोग बनाया है जो बीजिंग के साथ सहयोग करेगा। ग्रीन ट्रेड के मुताबिक वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने कुछ हद तक वखान कॉरिडोर पर अपनी संप्रभुता को चीन के प्रभाव में दे दिया है। इस ताज़ा घटनाक्रम पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चीन किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या चीन का यह रुख बना रहेगा। वखान कॉरिडोर साल 1993 में हुए ड्यूरन लाइन समझौते का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में हुआ था। इसे रूस और ब्रिटिश साम्राज्य में बफर जोन के रूप में बनाया गया था। इस इलाके में 12,000 लोग रहते हैं। पाकिस्तान इस कॉरिडोर पर इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि उसका सीधे मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क हो जाए। तालिबान और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती के बाद पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर को लेकर दबाव बढ़ाया है।
वहीं तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे का प्रयास किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि जब तक चीन और तजाकिस्तान मंजूरी नहीं देते तब तक पाकिस्तान के लिए वखान कॉरिडोर पर कब्जा करना संभव नहीं होगा। आइए हम बात करें अब सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने तेल के बाद अब यूरेनियम को समृद्ध करने और बेचने का ऐलान किया है। इसे सऊदी अरब के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसे देखा जा रहा है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये बहुत दुर्लभ पदार्थ है जिसकी दुनिया में काफ़ी डिमांड है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस कारण सऊदी अरब भविष्य की योजनाओं के अनुसार पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से कट्टर वहाबी विचारधारा को किनारे कर खुद को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। सऊदी ने यूरेनियम बेचने का किया ऐलान। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने धारण में एक सम्मेलन में कहा कि हमें इसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे। हम ये लोग केक बनाएंगे। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज के पाउडर सांदर का जिक्र किया। इसे सुरक्षित तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है, हालांकि इसके विकिरण का जोखिम कम होता है। ऐसे में सऊदी अरब को यूरेनियम और दूसरे खनिजों के निर्यात से मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों के समाप्त होने के बाद भी सऊदी अरब की आय निरंतर बनी रहेगी। सऊदी अरब के पास एक नवजात परमाणु कार्यक्रम है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश है यूरेनियम संवर्धन कर अपने परमाणु कार्यक्रम को विस्तार करने की है। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रति सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को देखते हुए काफ़ी संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में रियाद ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने ऊर्जा परिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। स्पष्ट नहीं कि सऊदी परमाणु महत्वाकांक्षाएं कहाँ समाप्त होती है, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो उनका देश भी परमाणु हथियार बनाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के पास अब अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कई यूनिटों को ऑपरेट करता है। हालांकि यूएई ने खुद यूरेनियम को समृद्ध करने और खर्च किए गए ईंधन को फिर से संसाधित नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएई ने पिछले साल कहा था कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा अपने परमाणु सुविधाओं की हल्की फुल्की निगरानी को खत्म करने और 2024 के अंतर नियमित सुरक्षा उपायों को स्विच करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब ने अभी तक नहीं चालू किया अपना रिएक्टर। सऊदी अरब ने अब तक अपना पहला परमाणु रिएक्टर चालू नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौते के तहत सऊदी अरब को लघु मात्रा प्रोटोकॉल स्मॉल क्वांटिटी प्रोटोकॉल के तहत सीमित मात्रा में कम शक्ति वाले परमाणु रिएक्टर को चलाने की अनुमति है। इस समझौते के तहत परमाणु शक्ति तकनीक के मामले में कम उन्नत देशों को अपनी संपत्ति के कई रिपोर्टिंग दायित्वों और निरीक्षणों से छूट मिलती है। आइए हम दोबारा से अमेरिका की बात करें। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित लॉस एंजल्स में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के फुटेज में दमकल कर्मियों को जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बताया गया कि अब तक काफ़ी क्षेत्रों में आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बुधवार तक एक बार फिर तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में माना जाए कि आग के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। जंगलों में लगी इस आग को लॉस एंजल्स के इतिहास की सबसे ज़्यादा तबाही फैलाने वाली आग की घटना कहा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हजारों लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकाला जा चुका है। हालांकि तेज हवा में आग लपटने के खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्य अभी भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। घटनाओं में मौत की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर अब तक आग लगने की घटनाओं ने कितनी तबाही मचाई है। इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, आग की चपेट में आग अब तक कितनी जाने गई और कितने लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा आग को अब तक बुझाया क्यों नहीं जा सका और अब तक मामले में किसे जिम्मेदार पाया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। आइए जानते हैं लॉस एंजल्स की आग में अब तक मौतों नुकसान का आंकड़ा क्या है। आग की चपेट में आकर लॉस एंजल्स में अब तक कुल 24 लोगों की जान गई है। वहीं 16 से ज़्यादा लोग लापता बताए गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने में मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में लोग बिना पानी और बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। एक्यूवेदर के शुरुआती अनुमान के मुताबिक लॉस एंजल्स में लगी ये आग अमेरिकी इतिहास में आर्थिक नुकसान के लिहाज से सबसे महंगी साबित हो सकती है। इनमें 150 अरब डॉलर करीब 13 लाख करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हो चुका है। लॉस एंजल्स में लगी इस आग में कई बड़े सेलिब्रिटीज का घर तबाह हो चुका है। इनमें हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन, लेटन मिस्टर एडम ब्रोडी शामिल है। जब शहर में आग भड़की तब ये सभी एक्टर गोल्डन ग्लोब अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा मॉडल और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर भी आग में खाक हुआ है। लॉस एंजल्स में आग से अब तक कितनी तबाही मची है। कैलिफोर्निया राज्य की दमकल एजेंसी कैल फायर के मुताबिक मंगलवार 7 जनवरी को पहली आग की घटना दर्ज की गई। तब से लेकर अब तक कई अलग अलग जगहों पर आग लग चुकी है। इसमें लॉस एंजल्स काउंटी का 40,000 एकड़ का जल
इलाका जल चुका है। गौरतलब है कि अमेरिका में चक्रवाती तूफान की तरह आग के भी नाम रखने का चलन है। अब तो 3 बड़ी आग में लॉस एंजल्स में 12,000 से ज़्यादा इमारतें जल चुकी हैं। लॉस एंजल्स में कहाँ लगी आग, कहाँ पाया गया आग काबू। सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ सेंटा मोनिका और मैलिबू के शहर पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में हुआ है, जहाँ मंगलवार को सूर्य पैलिसेड्स आग ने रविवार सुबह तक 23,654 एकड़ क्षेत्र जला दिया, जिसमें 5,300 से ज़्यादा इमारतें खाक हो गई। बताया गया कि पैलिसेड्स में हजारों दमकल कर्मियों की टीम ने करीब 13% क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया। हवा की वजह से फिलहाल आग पूर्व की तरफ बढ़ रही है। इस पर पुलिस के ब्रेंटवुड पर सबसे ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है, जहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय आर्ट म्यूजियम गेटी सेंटर मौजूद है। इसके अलावा लॉस एंजल्स के उत्तर में अल्टाडेना और पैसाडेना के बीच लगी ईटन आग से ज़बरदस्त तबाही मची है। क्षेत्र के मामले में पैलिसेड्स से कम होने के बावजूद यह ज़्यादा खतरनाक है। कुल 26 मौतों में से 16 मौतें में लगी आग से ही हुई है। इस आग से 14,000 एकड़ जमीन का इलाका तबाह हुआ है। लॉस एंजल्स में आग से जो 12,000 इमारतें तबाह हुई हैं, उनमें से 7,000 इमारतें ईटन में ही हैं। हालांकि आग के 27% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। Please do like, share and subscribe this channel फर्नांडो of mine, views and analysis by Prakash। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इजराइल से। गाजा में एक दिन पहले इजरायली सेना की कार्रवाई में हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद लबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि आक्रमणकारी इजरायली सैनिकों के खिलाफ उसकी लड़ाई नए चरण में प्रवेश कर गई है। इजराइल की इस घोषणा के मुताबिक उसके सैनिकों ने हमास के शीर्ष नेता सिनवार को मार गिराया, पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके सहयोगी ईरान ने संयुक्त राष्ट्र अपने अभियान के माध्यम से फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता की समिति में एक बयान जारी किया है। सिनवार दक्षिणी इजराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इजराइल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गाजा के लोगों को सिनवार की मौत से उम्मीद है कि यह युद्ध की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त कराएगी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने का ऐलान करते हुए अपने भाषण में कहा कि हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमास के उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को सुरक्षा बाड़ को ध्वस्त कर इजराइल में उसका हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, इनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमले के दौरान कम से कम 250 अन्य को अगवा कर लिया गया था। स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों के मुताबिक गाजा में इजराइल के हमले में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनकी लड़ाई ने गाजा के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया है, जबकि 30 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र की 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है। इजरायली पुलिस शुक्रवार को पूर्वी यरूशलेम के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति पर अभियोग लगाने की तैयारी कर रही है। इसके बारे में कह रहे हैं कि उसने तेल अवीव में बंदूकों के विरोध प्रदर्शन पर हमला करने की योजना बनाई थी। पुलिस और इजराइल की स्क्रीन बेट सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह व्यक्ति हमास और अन्य उग्रवादी समूहों का समर्थक था। उधर गाजा में इजराइल के हमले का बदला लेने के लिए इजरायली नागरिकों एवं सैनिकों के खिलाफ कई हमले करने की योजना बना रहा था। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और पिछले कुछ दिनों में उसने नए हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कक्ष की ओर से शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में कहा गया कि उसके लड़ाकों ने पहली बार नई तरह की सटीक निर्देशित मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। बयान में संभवतः विस्फोटों से लदे उस ड्रोन का जिक्र किया गया है जिसने इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देकर उसके एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर के मैस हॉल को निशाना बनाया, और इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। समूह ने सप्ताह के शुरुआत में यह भी घोषणा की थी कि उसने तेल अवीव के उपनगरीय क्षेत्रों की ओर कादर 2 नामक एक नए प्रकार की मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान में कई हिस्सों में हमलावर इजरायली सैनिकों से मुकाबला के लिए पहले से तैयार योजनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं।